हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और अन्य महत्वपूर्ण जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। और ये भूगोल के आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपके देखिए विभिन्न प्रकार के खनिजों से रिलेटेड होंगे और उसके अलावा कुछ परिवहन से भी संबंधित जो प्रश्न हैं उनको भी आज की क्लास में हम लोगों को देखना है। इसके पहले देखिए मैंने आप लोगों को 6 क्लासेस की प्रैक्टिस करवा दी है और आज की ये क्लास जो है आपकी भूगोल की 7वीं प्रैक्टिस क्लास है। इसी तरीके से हम लोग देखिए एक एक करके जो है भूगोल के प्रश्नों का प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे और मेरा लक्ष्य है, टारगेट है कि आप लोगों को जो है लगभग 500-600 प्रश्नों का प्रैक्टिस करवा दिया जाए, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को भूगोल से संबंधित एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं उनको करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना महसूस हो। तो आज की क्लास को देखिए हम लोग चलिए शुरू करते हैं और आज की क्लास में इन प्रश्नों को पहले की तरह ही हम लोग व्याख्या के साथ बेहतर तरीके से हल करते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए आज की क्लास में हम लोग को देखिए खनिज संसाधनों से प्रश्नों को करना है, ऊर्जा संसाधनों से, उद्योग से, व्यापार से, परियोजनाओं से, परिवहन से, पत्तन से, जनसंख्या से और नगरीकरण से, यानी इतने टॉपिक से मिलाकर आपको 60 प्रश्न जो है करने हैं। और इन 60 प्रश्नों को एक ही क्लास में न करा के बल्कि मैं आप लोग को 2 क्लासेस में करवाऊंगा, क्योंकि 2 क्लासेस में करवाने से क्या होता है कि क्लासेस लंबी नहीं होती हैं। तो आप लोग 30-30 प्रश्न लगभग आधे घंटे की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे तो 2 क्लासेस में ये सारे टॉपिक आपके हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पहले के 30 प्रश्नों को करेंगे, फिर उसके बाद अगली क्लास में आगे के 30 प्रश्न। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लास का आपका देखिए पहला प्रश्न क्या है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा, यानी भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए झारखंड, दूसरा दिया है छत्तीसगढ़, तीसरा दिया है मध्य प्रदेश और चौथा दिया है उड़ीसा। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा जो कोयला उत्पादक राज्य है उड़ीसा नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं, बल्कि कौन सा है, झारखंड है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि 2025 में भारत का सबसे बड़ा जो कोयला उत्पादक राज्य जो है झारखंड है। इसके बाद देखिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो है प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों में शामिल हैं। झारखंड में देश के कुल कोयला भंडार का लगभग देखिए 26% है और यह भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक, इसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि किस राज्य में बॉक्साइट के बड़े भंडार हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है राजस्थान, दूसरा दिया है उत्तर प्रदेश, तीसरा दिया है उड़ीसा और चौथा दिया है केरल। तो भारत में देखिए जो बॉक्साइट के भंडार हैं वो देखिए केरल में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में नहीं, बल्कि कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि उड़ीसा में कोरापुट, जाजपुर जैसे जो क्षेत्र हैं वहां पर बॉक्साइट के बहुत प्रमुख भंडार हैं। इसके साथ साथ देखिए बॉक्साइट महाराष्ट्र और गुजरात में भी थोड़ी बहुत मात्रा में मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस हिस्से को हिमालयन लिथियोजेनिक क्षेत्र के रूप में कोयला कम मिला है। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन दिया पूर्वी भारत, दूसरा दिया है पश्चिमी घाट, तीसरा दिया है हिमालय तथा उत्तर पूर्व और चौथा दिया है छत्तीसगढ़ क्षेत्र। तो भारत का वह हिस्सा जिसको हिमालयन लिथियोजेनिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और कोयला बहुत कम मिलता है, तो वो देखिए पूर्वी भारत नहीं है, पश्चिमी घाट नहीं है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र नहीं, बल्कि कौन सा है, हिमालय तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि कोयला का मुख्य स्रोत जो है वो गोंडवाना श्रृंखला है जो भारतीय प्लेट के अधिकांश भागों में है। हिमालयी तथा कुछ पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इन पुरायूनी परतों का अभाव है, इसलिए कोयले की उपलब्धता यहाँ पर कम है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा खनिज सिलिका सैंड के रूप में उपयोगी है और शिला निर्माण और कांच उद्योग में बहुत आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया फ्लोरेट, दूसरा दिया है क्वार्ट्ज, तीसरा दिया है मैग्नेटाइट और चौथा दिया है मैग्नी। तो वह खनिज जो सिलिका सैंड के रूप में उपयोगी होता है और शिला निर्माण तथा कांच उपयोग में उपयोग किया जाता है
वो देखिए मैग्नीज नहीं है, मैग्नेटाइट नहीं है, फ्लोरेट नहीं है, बल्कि क्या है, क्वार्ट्ज है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि क्वार्ट्ज या सिलिका सैंड ग्लास और सिरामिक उद्योग में मुख्य कच्चा माल है। इसके बड़े भंडार जो है राजस्थान में, गुजरात में और अन्य स्थानों पर मिलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। यानी भारत के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए दिया तुंगभद्रा घाटी, दूसरा दिया है दूरंग इंदौर क्षेत्र, तीसरा दिया है बीच का पश्चिमी तटीय क्षेत्र और चौथा दिया है ओडिशा चित्रपुरी महाराष्ट्र पट्टी। तो देखिए भारत का जो प्रमुख लौह इस्पात क्षेत्र है वो देखिए तुंगभद्रा घाटी नहीं है, दूरंग इंदौर क्षेत्र नहीं है, बीच का पश्चिमी तटीय क्षेत्र नहीं, बल्कि कौन सा है, उड़ीसा चित्रपुरी महाराष्ट्र पट्टी। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। ठीक, देखिए आंसर क्या है, डी। व्याख्या क्या होगा कि मंगरौली, भिलाई के आसपास और खास करके उड़ीसा के कंधमाल, जाजपुर और झारखंड में बड़े लोहे के अयस्क के भंडार हैं जो भारत के स्टील उद्योग को कच्चा माल प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है किस खनिज का उपयोग उर्वरक और विस्फोटक उद्योग में होता है तथा भारत में यह तुरंत उपलब्ध है। यानी वह कौन सा खनिज है जिसका उपयोग खाद बनाने में और विस्फोटक उद्योग में होता है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए फास्फेट, दूसरा दिया है सिल्वर, तीसरा दिया है गोल्ड, चौथा दिया है जस्ता। तो इस प्रकार का जो खनिज है देखिए वो जस्ता नहीं है, गोल्ड नहीं है, सिल्वर नहीं, बल्कि कौन सा है, फास्फेट है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि फास्फेट जो है चूना पत्थर और फास्फेटिक चट्टानों से मिलता है। धर्मपाल, गोवा सहित कुछ क्षेत्रों में जो है फास्फेटिक संसाधन है और ये उर्वरक उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा खनिज तांबे के प्रमुख स्रोतों में से है। यानी तांबे का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो पहला ऑप्शन देखिए मालूर कर्नाटक क्षेत्र, दूसरा दिया है माइलाराम और सिंहभूम झारखंड क्षेत्र, तीसरा दिया है राजस्थान बालू क्षेत्र और चौथा दिया है आंध्र तट। तो इस प्रकार से जो खनिज क्षेत्र है तांबे का सबसे प्रमुख वो आंध्र तट नहीं है, राजस्थान बालू क्षेत्र नहीं है, मालूर कर्नाटक क्षेत्र नहीं, बल्कि कौन सा है, माइलाराम और सिंहभूम झारखंड क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए राइट ऑप्शन क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में तांबे के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं, साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कुछ स्रोत पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि सिरेमिक्स और ग्लास के लिए एक प्रमुख कच्चा माल जो आमतौर पर मिट्टी के रूप में उपयोग होता है वह क्या है। तो ये देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है कमलाइट, दूसरा दिया है क्ले मिट्टी, तीसरा दिया है कोयला और चौथा दिया है नेट्रोलाइट। इसको देखिए किम्बरलाइट भी कहा जाता है। तो इस तरीके से जो खनिज है वो देखिए नेट्रोलाइट नहीं है, कोयला नहीं है, किम्बरलाइट नहीं, बल्कि क्या है, क्ले मिट्टी है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि मिट्टी यानी क्ले मिट्टी उद्योग जो है इसको देखिए ब्रिक्स यानी ईंट बनाने में, बर्तन बनाने में, सिरेमिक्स और निर्माण में प्राथमिक कच्चे माल के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और यह भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभ्रक मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है। यानी पूछा जा रहा है जो माइका है वो किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए उत्तर प्रदेश, दूसरा दिया है झारखंड, तीसरा दिया है तमिलनाडु, चौथा दिया है महाराष्ट्र। तो अभ्रक देखिए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि कहाँ पाया जाता है, झारखंड राज्य में। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि झारखंड विशेषकर गिरिडीह, हजारीबाग और बिहार के कुछ हिस्सों में अभ्रक के परंपरागत खदानें पाई जाती है और ये सब क्षेत्र कहाँ पर हैं, ज़्यादातर झारखंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, गैस हाइड्रेट समुद्री तल के किस हिस्से में मिलते हैं जो भविष्य के ऊर्जा स्रोत माने जाते हैं। यानी कहा जाता है कि जो गैस हाइड्रेट होते हैं
वो समुद्री तल के किस हिस्से में मिलते हैं और इनको भविष्य की ऊर्जा का स्रोत माना जाता है? तो पहला देखिए दिया है रिफ्ट वेल यानी महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय उत्थान। दूसरा दिया है मध्य महाद्वीपीय शेल्फ। तीसरा दिया है तटीय जल और चौथा दिया है खाड़ी मुहाना। तो देखिए गैस हाइड्रेट जो है खाड़ी मुहाने पर नहीं, तटीय जल पर नहीं, मध्य महाद्वीपीय शेल्फ नहीं, बल्कि कहाँ पर रिफ्ट वेल यानी महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय उत्थानों पर पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या होगा? ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि मीथेन हाइड्रेट्स अक्सर जो है समुद्र के गहरे हिस्सों विशेषकर कॉन्टिनेंटल स्लोप और राइज पर पाए जाते हैं जो दबाव और तापमान की उपयुक्त स्थितियों में उपलब्ध होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यानी भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र जो है वो कहाँ पर है? पहला ऑप्शन दिया देखिए उत्तर प्रदेश, दूसरा दिया है महाराष्ट्र, तीसरा दिया है केरल और चौथा दिया है तमिलनाडु। तो भारत का देखिए सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र जो है तमिलनाडु में नहीं है, केरल में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा? विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र यूपी जो है उत्पादन क्षमता के लिहाज से सबसे बड़े संयंत्रों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कच्चे तेल के लिए भारत का सबसे बड़ा तटीय रिफाइनरी क्लस्टर किस राज्य में है? यानी कच्चे तेल के लिए भारत का सबसे बड़ा जो तटीय क्लस्टर पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए गुजरात, दूसरा दिया पश्चिम बंगाल, तीसरा दिया उड़ीसा, चौथा दिया तेलंगाना। तो इस प्रश्न का देखिए उत्तर आपका क्या होगा? तेलंगाना नहीं होगा, उड़ीसा नहीं होगा, पश्चिम बंगाल नहीं होगा, बल्कि कहाँ पर होगा? गुजरात में। गुजरात में ही देखिए अपने देश में कच्चे तेल का सबसे बड़ा जो रिफाइनरी क्लस्टर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या होगा? ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि गुजरात में कई बड़े रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स और पेट्रोकेमिकल्स यूनिट हैं, जैसे जामनगर जिसमें रिलायंस का बड़ा रिफाइनरी क्लस्टर है, जो तटीय सुविधाओं के कारण काफी प्रमुख है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है भारत में पन बिजली का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र से? यानी पानी से बिजली जो बनाई जाती है तो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बनाई जाती है? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए पश्चिमी घाट, दूसरा दिया है हिमालयी क्षेत्र, तीसरा दिया है दक्षिण भारतीय पठार और चौथा दिया है गुजरात सूक्ष्म मैदानी भाग। देखिए पन बिजली यानी पानी से जो बिजली बनाई जाने वाले सर्वाधिक क्षेत्र है वो गुजरात सूक्ष्म मैदानी भाग नहीं है, दक्षिण भारतीय पठार नहीं है, हिमालयी क्षेत्र है, पश्चिमी घाट भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा? बी। आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि हिमालयी नदियां जैसे चिनाब, गंगा के ऊपरी भाग, ऊंचाई पृथ्वी गतिकी ढांचे के कारण पन बिजली परियोजनाओं के लिए काफी अनुकूल है और यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट भी स्थापित। यानी हिमालयी नदियां जो है ऊंचे क्षेत्रों पर क्या होती हैं कि इनकी पानी की धारा जो है बहुत तेज होती है और इनके पानी की मात्रा भी बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से पन बिजली के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक संयोजित क्षेत्र कौन सा है? यानी भारत में सौर ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? तो पहला ऑप्शन देखिए राजस्थान, दूसरा दिया है केरल, तीसरा दिया महाराष्ट्र, चौथा दिया बिहार। तो सौर ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संयोजित क्षेत्र देखिए बिहार नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, केरल नहीं है, बल्कि कौन सा है? राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए सही उत्तर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि विस्तृत मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र, अधिक धूप तथा बड़े सोलर पार्क जैसे जोधपुर, जैसलमेर क्षेत्र राजस्थान को सौर ऊर्जा में अग्रणी बनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? यानी भारत में सबसे पहले जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया गया वो कहाँ पर, यानी पावर प्लांट न्यूक्लियर वाला कहाँ पर था? तो पहला ऑप्शन दिया है रावत भाटा, दूसरा दिया है तारापुर, तीसरा दिया है काकरापार और चौथा दिया है नरोरा। तो देखिए नरोरा जो है वो यूपी में है, काकरापार देखिए गुजरात में है, रावत भाटा जो है राजस्थान में है, तारापुर में देखिए भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि तारापुर यानी महाराष्ट्र में स्थापित पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र था जो 1960 के दशक में चालू हुआ था।
अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा रहा है विंड यानी वायु ऊर्जा के लिए, पवन ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त भारतीय राज्य कौन सा माना, यानी कौन से राज्य में पवन ऊर्जा का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए तमिलनाडु, दूसरा दिया पंजाब, तीसरा दिया मिजोरम, चौथा दिया झारखंड। तो भारत के जिस राज्य में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है वो देखिए झारखंड नहीं है, मिजोरम नहीं है, पंजाब नहीं है, बल्कि कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि तमिलनाडु के कोराई, पलगुटी, तटीय क्षेत्रों और ऊंची कटान रेखाओं पर तेज वायु मिलती है और यहाँ पर बड़े वायु फार्म स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, किस प्रकार का विद्युत उत्पादन बायोगैस से होता है, यानी बायोगैस से किस प्रकार की विद्युत बनाई जाती है। पहला ऑप्शन दिया देखिए नवीकरणीय बायोगैस ऊर्जा, दूसरा दिया है नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा दिया है हाइड्रोथर्मल और चौथा दिया है पेट्रोलियम आधारित ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए जो विद्युत उत्पादन बायोगैस से होता है वो देखिए पेट्रोलियम आधारित नहीं है, हाइड्रोथर्मल नहीं है, नाभिकीय नहीं है, बल्कि कौन सा है, नवीकरणीय बायोमास ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। ठीक, देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि बायोगैस जो है जैविक अपशिष्टों की पाचक प्रक्रिया से बनती है और इसे खाना बनाने यानी पकाने और बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह नवीकरणीय ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में किस क्षेत्र में कोयला आधारित ताप विद्युत का उच्चतम घनत्व है, यानी कोयला आधारित जो ताप विद्युत बनाया जाता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे बनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है पूर्वी भारत, दूसरा दिया है दक्षिण भारत, तीसरा दिया है उत्तर पूर्व भारत और चौथा दिया है पश्चिमी महाराष्ट्र। तो कोयला आधारित देखिए ताप विद्युत जो सबसे ज्यादा बनाया जाता है पश्चिमी महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर पूर्व भारत में नहीं, दक्षिण भारत में नहीं, बल्कि कहाँ पर, पूर्वी भारत में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि बड़े कोयला भंडार और नजदीकी ताप संयंत्रों के कारण पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है वो कोयला आधारित विद्युत उत्पादन में घनीभूत, यानी यहाँ पर कोयले की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में गैस आधारित संयंत्रों के लिए प्रमुख स्रोत किसका है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है प्राकृतिक गैस, दूसरा दिया है कंडेंसेंट, तीसरा दिया है मिथेन हाइड्रेट और चौथा दिया है सीएनजी। तो भारत में देखिए गैस आधारित संयंत्रों के लिए प्रमुख स्रोत जो है वो देखिए क्या है, सीएनजी नहीं है, मिथेन हाइड्रेट नहीं है, कंडेंसेंट नहीं, बल्कि क्या है, प्राकृतिक गैस। ठीक, देखिए उसका उत्तर क्या है सही, ए। व्याख्या क्या होगा कि गैस टरबाइन संयंत्रों के ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है जो ओएनजीसी, गेल के द्वारा आयातित एलएनजी से प्राप्त होता है, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस से ये प्राप्त होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भारत के किस हिस्से में तापीय ऊर्जा संयंत्रों के साथ साथ पन बिजली संयंत्रों का मिश्रण विशेष रूप से पाया जाता है, यानी भारत के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां तापीय ऊर्जा के साथ साथ पन बिजली संयंत्र भी पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सीमा क्षेत्र, दूसरा दिया राजस्थान मरुस्थल, तीसरा दिया है गोवा तटीय क्षेत्र और चौथा दिया है कच्छ। तो भारत का वह क्षेत्र देखिए जहां पर कोयले या तापीय ऊर्जा के साथ साथ पनबिजली संयंत्र है वो कच्छ नहीं है, गोवा तटीय क्षेत्र नहीं है, राजस्थान मरुस्थल क्षेत्र नहीं, बल्कि कहाँ पर है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सीमा क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि हिमालयी नदियों के कारण यहाँ पर पन बिजली के साथ साथ नजदीकी कोयला गैस आधारित थर्मल प्लांट भी होते हैं, इसलिए मिश्रित ऊर्जा संरचना यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि मेक इन इंडिया जैसी योजना जो है किस क्षेत्र का समर्थन करने का उद्देश्य रखती है, यानी मेक इन इंडिया जो सरकार के द्वारा परियोजना योजना शुरू की गई है तो किस क्षेत्र के लिए है। पहला ऑप्शन दिया देखिए विनिर्माण, दूसरा दिया है कृषि, तीसरा दिया है स्वास्थ्य, चौथा दिया है पर्यटन। तो मेक इन इंडिया योजना जो है देखिए वो पर्यटन के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए नहीं, कृषि के लिए, बल्कि विनिर्माण क्षेत्र के लिए है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि मेक इन इंडिया जैसा कार्यक्रम जो है वो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देता है, औद्योगिक निवेश को आकर्षित करता है और रोजगार सृजन पर ध्यान देता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी एमएसएमई का इसमें उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए कृषि भूमि विस्तार, दूसरा दिया है छोटे उद्योगों को समर्थन और रोजगार सृजन, तीसरा दिया है पर्यटन वृद्धि और चौथा दिया है विदेश व्यापार पर रोक। तो भारत में देखिए एमएसएमई के विस्तार का जो उद्देश्य है वो देखिए विदेश व्यापार पर रोक के लिए नहीं है, पर्यटन वृद्धि के लिए नहीं, कृषि भूमि विस्तार नहीं, बल्कि छोटे उद्योगों को समर्थन और रोजगार सृजन है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा? बी। ठीक, देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि एमएसएमई नीति जो है छोटे और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता, तकनीकी सहारा और बाजारों तक पहुंच प्रदान करके उनके विकास और रोजगार को बढ़ाती है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया है भारत का कौन सा व्यापार मार्ग पूर्व पश्चिमी तट कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है, यानी भारत का कौन सा व्यापारिक मार्ग जो है पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन दिया है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल गलियारा, दूसरा दिया है पूर्व तटीय गलियारा, तीसरा दिया है मध्य एशिया गलियारा और चौथा दिया है नैरोबी जिबूती गलियारा। तो इस तरीके से देखिए जो पूर्व पश्चिमी तट कनेक्टिविटी के महत्वपूर्ण है और नैरोबी जिबूती गलियारा नहीं है, मध्य एशिया गलियारा नहीं है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल गलियारा नहीं है, बल्कि कौन सा है? पूर्व तटीय गलियारा, यानी ईस्टर्न कोस्टल कॉरिडोर जो है इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के बीच पत्तन और औद्योगिक कनेक्टिविटी के लिए तटीय गलियारों का विकास जो है व्यापार को सुगम बनाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रौद्योगिक केंद्रों के विकास से क्या लाभ होता है, यानी जो टेक्नोलॉजी क्लस्टर होते हैं इंडस्ट्रियल के, यानी इंडस्ट्रियल क्लस्टर के विकास से क्या फायदा होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है उत्पादन लागत बढ़ना, दूसरा दिया है औद्योगिक प्रतिस्पर्धा कम होना, तीसरा दिया है संसाधनों और आपूर्तियों का साझा उपयोग और अर्थव्यवस्था का स्केल और चौथा दिया है ऊर्जा की खपत बढ़ना। तो प्रौद्योगिक केंद्र यानी इंडस्ट्रियल क्लस्टर को विकसित करने से, उसका विकास करने से जो लाभ होता है देखिए उत्पादन लागत नहीं बढ़ती है, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा कम नहीं होती है, ऊर्जा की खपत नहीं बढ़ती है, बल्कि क्या होता है संसाधनों और आपूर्तियों का साझा उपयोग होता है और अर्थव्यवस्था को स्केल मिलती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा? सी। ठीक, देखिए सही उत्तर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा? क्लस्टर से कंपनियों को एक साथ कच्चा माल, श्रम और लॉजिस्टिक साझा करने में मदद मिलती है, जिससे क्या हो जाता है कि लागत घट जाती है और दक्षता बढ़ जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं अब किस रूप में कार्यान्वित होती हैं। पहले पंचवर्षीय योजनाएं अपने देश में 1951 से लगातार चलती आ रही थी, अब उनको क्या किया गया कि बंद कर दिया गया 2014 में। तो अब पूछा जा रहा है कि किस तरीके से कार्यरत हैं या बंद हो चुकी हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया बढ़ती आर्थिक नीतियाँ जो नीति आयोग के द्वारा मार्गदर्शन में चलाई जाती हैं, दूसरा ऑप्शन दिया अभी भी पंचवर्षीय योजनाएं सक्रिय हैं, तीसरा दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संचालित होती है और चौथा दिया है राज्य सरकारों द्वारा प्रतिवर्ष चालू होती है। तो इसका देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि राज्य सरकारों द्वारा प्रतिवर्ष चालू नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संचालित नहीं, अभी भी पंचवर्षीय योजनाएं सक्रिय हैं, ये भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि बढ़ती आर्थिक नीतियां जिसको नीति आयोग के मार्गदर्शन में चलाया जाता है, ये होगा आपका राइट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि 2017 के बाद भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया और नीति निर्देशन के लिए नीति आयोग को स्थापित किया, यानी पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया? नीति आयोग। और इसी आयोग के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसी जरूरत होती है उस प्रकार की योजना चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पूछा जा रहा है किस भारतीय शहर को औद्योगिक और टेक्सटाइल हब के रूप में जाना जाता है, खास करके कपड़ा उद्योग के लिए। पूछा जा रहा है भारत का कौन सा शहर है जो औद्योगिक टेक्सटाइल यानी कपड़ों के व्यापार के लिए, उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है कोलकाता, दूसरा दिया है सूरत, तीसरा दिया है बेंगलुरु, चौथा दिया है इलाहाबाद। तो वह भारतीय शहर जो इलाहाबाद नहीं है, बेंगलुरु नहीं है, कोलकाता नहीं है, बल्कि कौन सा है, सूरत है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि सूरत जो है कपड़ा और टेक्सटाइल विशेषकर रेशमी और पॉलिएस्टर वस्त्रों के उत्पादन और व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है इसमें कि किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ाना, यानी कौन सी योजना सरकार के द्वारा लाई गई जिसका मकसद कि ग्रामीण भारत में कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ाना है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए मनरेगा, दूसरा दिया है PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तीसरा दिया है स्टार्टअप इंडिया और चौथा दिया ब्लू इकोनॉमी पहल। तो वह योजना देखिए ब्लू इकोनॉमी पहल नहीं है, स्टार्टअप इंडिया नहीं है, मनरेगा नहीं है, बल्कि क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। ठीक, देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो कौशल प्रशिक्षण व स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करने और प्रशिक्षण के बाद रोजगार जोड़ने का लक्ष्य रखता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में औद्योगिक भूस्थान के सिद्धांतों में किसने उपभोक्ता आवश्यकताओं को महत्व दिया। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है अल्फ्रेड वेबर, दूसरा दिया है हेनरी फोर्ड, तीसरा दिया है एडम स्मिथ और चौथा दिया है JR होब्स। तो वह देखिए वो विद्वान कौन से हैं, JR होब्स नहीं है, एडम स्मिथ नहीं है, हेनरी फोर्ड नहीं, बल्कि कौन है, अल्फ्रेड वेबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए होगा। ठीक, देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि अल्फ्रेड वेबर का जो है स्थानिक लागत सिद्धांत उद्योग के स्थान निर्धारण में कच्चे माल, मजदूरी और परिवहन लागत को ध्यान में रखता है और उपभोक्ता बाजार के नजदीक रहने का कारण बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि औद्योगिक नीति 1991 के बाद क्या प्रमुख बदलाव आया। 1991 में जो अपने देश की औद्योगिक नीति पे बदलाव किया गया था तो उससे क्या हुआ। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए उद्योगों का नेशनलाइजेशन, दूसरा दिया है लाइसेंस राज का खात्मा और उदारीकरण, तीसरा दिया है विदेशी निवेश पर पूर्ण प्रतिबंध और चौथा दिया है कृषि को उद्योग में बदलना। तो इसकी वजह से देखिए कृषि को उद्योग में बदलना नहीं हुआ, विदेशी निवेश पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं हुआ, बल्कि विदेशी निवेश और शुरू हो गया। उद्योगों का नेशनलाइजेशन नहीं, बल्कि क्या हुआ, लाइसेंस राज का खात्मा और उदारीकरण। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। ठीक, देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि 1991 के आर पार सुधारों ने उद्योगों में निजीकरण, विदेशी निवेश की अनुमति और लाइसेंस नियंत्रण में बड़े बदलाव किए, जिससे अर्थव्यवस्था को मुक्त करने के लिए बहुत सारा सहायता मिला। इसको देखिए क्या कहा गया शॉर्टकट में, LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। शॉर्टकट में इसको उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा शहर जूट उद्योग में अपनी विरासत के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। यानी पूछा जा रहा है कि जूट उद्योग में भारत का कौन सा शहर काफी प्रसिद्ध है और यह विरासत के रूप में प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए कोलकाता, दूसरा दिया लखनऊ, तीसरा दिया है गुंटूर और चौथा दिया है जयपुर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जयपुर ही हो गया है, जयपुर होगा। तो जूट उद्योग के लिए फेमस जो शहर है वो देखिए जयपुर नहीं है, गुंटूर नहीं है, लखनऊ नहीं, बल्कि कौन सा शहर है, कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और पश्चिम बंगाल में देखिए जूट का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए। सही उत्तर क्या होगा, ए। देखिए सही उत्तर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि कोलकाता और उसके आसपास का जो बंगाल का क्षेत्र है पारंपरिक रूप से जूट और कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र रहा है, और खास करके जो है अपने देश में जब से अंग्रेजों का शासन था तभी से ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए, और इस तरीके से हम लोगों ने
आज की क्लास में भूगोल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का बेहतर तरीके से अध्ययन किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारे क्वेश्चंस ऑप्शन के साथ समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन के किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।